Hello everyone. Today we will start a new chapter, chapter number 27. A new chapter has been inserted in the CR part B. Initiation of PPIRP. A new concept has been introduced. Why introduced? क्योंकि CIRP फेल हो गया. CIRP सस्पेंड हुआ था. ऑलमोस्ट 1 ईयर ही सस्पेंड हो गया था कोविड की वजह से. तो लगा क्या किया जाए. और यहाँ पे जो होता है सीआईआरपी के अंदर मेनली क्या होता है. सीआईआरपी के अंदर होता है तीनों में से कोई भी या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या हमारा कॉर्पोरेटर एप्लीकेशन देता है. उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है और पूरी की पूरी प्रोसीजर सिस्टमेटिक है, बिल्कुल फॉर्मल. यहां पे हमने थोड़ा सा कंसेप्ट बताया. तुम खुद ही रेडी करके लेके आओ कि क्या रेजोल्यूशन प्लान है, उसको डन कर देंगे थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करके. मतलब ये कि अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है सीआईआरपी के अंदर, वहां पे रेजोल्यूशन प्लान लास्ट में जाके बनता है. याद आ रहा होगा. मतलब रेजोल्यूशन प्लान तो तब बनेगा जब आरपी अपॉइंट होगा, और आरपी तब अपॉइंट होगा जब एप्लीकेशन दोगे. और एप्लीकेशन भी कोई भी दे सकता है. मैं भी फाइनेंशियल क्रेडिटर, मैं भी ऑपरेशनल क्रेडिटर, और यहां तक कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है. याद आया? नहीं, एक दे सकता है क्या? दे सकता है ना. कुछ केसेस में रिक्वायर्ड होता है जब फाइनेंशियल क्रेडिटर अलॉटीज होते हैं तो 10% कुछ रिक्वायरमेंट होती है. अदरवाइज एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है. वहां पे मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट जो है वो है 1 करोड़ रुपीज एज पर सेक्शन 4. तो 4 अप्रैल 2021, 4 अप्रैल 2021 ये दिन है जब अमेंडमेंट आया सेक्शन 4 के अंदर. क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर, और ये जो हम प्रोविजन बात कर रहे हैं पीपीआईआरपी का जो भी कंसेप्ट है, ये भी कॉर्पोरेट डेटर के लिए ही है. तो पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या सीआईआरपी हट गया? नहीं, जो आपने सीआईआरपी पढ़ा है वो तो है ही. उन्हीं कॉर्पोरेट डेटर के लिए एक और प्रोविजन आया है. Initiation of PPIRP, pre-packaged PPIRP, pre-packaged insolvency resolution process of corporate debtor. किसके लिए बना हुआ है बेटा? इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के लिए ये कंसेप्ट नहीं है. इस हमारा पार्ट 3 वालों के लिए ये नहीं है. पार्ट 3 याद आया? पार्ट 3 इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की बात करते हैं, उनके लिए नहीं है ये किनके लिए? ये कॉर्पोरेट डेटर के लिए, जिनके लिए सीआईआरपी भी बना हुआ है. तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, सर कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कॉर्पोरेट डेटर के लिए आप सीआईआरपी में जाओगे या पीपीआईआरपी में जाओगे. तो ये सब देखेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट है. लेकिन ये माइंड में सेट हो गया. फर्स्ट, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है कंसेप्ट, ये बना हुआ है कॉर्पोरेट डेटर के लिए. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो बताना बहुत जरूरी है. पीपीआईआरपी के लिए हम बात करेंगे सेक्शन 54A से लेके सेक्शन 54P. सर पार्ट 2 या पार्ट 3? बेटा पार्ट 2 ये होगा. एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे हम, वो बात अलग है, लेकिन पार्ट 2 ही होगा. कॉर्पोरेट के लिए बात होगा तो सेक्शन 54A नए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए. सेक्शन 54A से लेके सेक्शन 54P ऑफ द IBC 2016 एंड IBBI प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस रेगुलेशन 2021. ये दोनों प्रोविजन आपको यहाँ पे इंसर्ट करके पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको पीपीआईआरपी का कवर करना है. पहला पॉइंट सबके दिमाग में आ रहा होगा, सर जो आपने सीआईआरपी बताया ना सर, वो तो बिल्कुल माइंड में सेट था. सर कॉर्पोरेट की बात की थी, इसलिए आपने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वर्ड यूज किया. सर यहाँ पे हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, लेकिन वापस से कॉर्पोरेट वर्ड तो यूज नहीं कर सकते ना. तो यहां पे हमने वर्ड यूज किया प्री पैकेज्ड. वाई प्री पैकेज्ड? कभी मार्केट गए हो बेटा? मार्केट गए बेटा? तो अपन जब आटा खरीदते हैं तो आटा प्री पैकेज फॉर्म में आता है ना. प्री पैकेज आटा मतलब इसका मतलब आपने गेहूं नहीं खरीदा, आपने गेहूं नहीं परचेज किया, गेहूं को पिसवाया नहीं. प्री पैकेज मतलब पहले से. और ऐसा नहीं कि भैया आधा किलो दे दो, आधा किलो का पैक अलग से बना हुआ है, 1 kg का पैक अलग से बना हुआ है, 2 का अलग बना हुआ है, 5 kg का अलग से बना हुआ है. ऐसा ही होता ना. ऐसा नहीं भैया भैया पाव भर दे दो,
बोलता पैक है, पैक है, पैक है, प्री पैक, प्री पैक, फिक्स्ड है। 1 किलो का मिलेगा, 2 किलो का मिलेगा, 5 किलो का मिलेगा, आप बता दो। आपको 10 किलो का चाहिए तो 5 का 2 मिल जाएगा, प्री पैक। प्री पैक समझ में आया? इसका मतलब ये कि जब आप एनसीएलटी के पास जाओगे, सर एनसीएलटी नाम कहां से आया? एनसीएलटी तो आ गया ना, कॉर्पोरेट की बात हो रही है। जो सीआईआरपी में भी आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे तो एनसीएलटी के पास गए थे, तो यहां भी आप एनसीएलटी के पास जाओगे, लेकिन प्री पैक फॉर्म में। प्री पैक का मतलब, इसका मतलब पहले से प्री प्लान है भैया। इसका मतलब ये, अभी तक तो क्या होता था, जब आप एप्लीकेशन देते थे ना, उसके बाद सारा गेम स्टार्ट होता था। या तो बोलो, या तो एप्लीकेशन जिस दिन दी जाएगी एनसीएलटी को, एजुकेटिंग अथॉरिटी को, कि हमारा पीपीआईआरपी स्टार्ट करो, उससे पहले ही बहुत बड़ा होमवर्क होगा। आप रेडी हो भैया? हमारा ये रेजोल्यूशन प्लान है, जिन जिन का अप्रूवल लेना था हम सब ले चुके, बड़ी फॉर्मेलिटी है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये सोचा, ये क्यों आया आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर प्री पैकेज वाला कंसेप्ट क्यों आया? वो इसलिए आया कि जो छोटे मोटे जो लोग होते हैं, क्या छोटे मोटे जो लोग होते हैं मेनली, उनके लिए कंसेप्ट आया कि वो लोग, जब रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है, वो इतना बेटर नहीं होता जितना कि बेटर होता है कि आप खुद बनाओ। क्योंकि छोटी एंटरप्राइजेस की प्रॉब्लम्स अपने आप में एक यूनिक प्रॉब्लम होती है। क्या बेटा? और जब सबकी प्रॉब्लम यूनिक है तो सेम सॉल्यूशंस आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? क्या समझ में आया बेटा? जब प्रॉब्लम यूनिक है, जब प्रॉब्लम डिफरेंट है, तो सेम सॉल्यूशन और सेम रिजल्ट कैसे प्रोवाइड होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम तुम्हारी तो सॉल्यूशन भी तुम ही दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पे जो कॉर्पोरेट पर्सन यदि पीपीआईआरपी, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में जाता है, तो जाने से पहले ही जो अप्रूवल वाला जो कंसेप्ट होता है वो रेडी होता है, और यहाँ पे आप रेजोल्यूशन प्लान के साथ जाते हो। एक बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान पहले ही रेडी होता है, जो आप खुद ही बना लेते हो। हम ये सोचते हैं कि यदि रेजोल्यूशन प्लान यदि आपके द्वारा बनाया हुआ होगा, बाकी सबका भी कंसर्न लेना होगा, बाकी सबका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन एक हाथ में कुछ है, खाली हाथ नहीं हो। मैंने जब आप कॉर्पोरेट में गए थे तो क्या था? खाली हाथ थे साहब, कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम तो गए भैया, हमें तो इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करनी है। फिर उसके बाद आईआरपी आया, फिर उसने पब्लिक को इन्वॉल्व किया, क्रेडिटर्स आए, या क्रेडिटर पहले ही सब, तो हमें फ्लैशबैक में भी जाना पड़ेगा। हम जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, प्री पैक जितना जितना रिक्वायर्ड होगा उतना उतना मैं आगे आपको बताता रहूँगा। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया सर थोड़ा सा स्टाइल अलग है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ में भी जाएगा और थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में भी जाएगा। क्योंकि इनफॉर्मल होने से क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। बहुत बार आपने सुना भी होगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। और तू लड़ेगा, प्यार से मान ले, ज़्यादा अच्छी बात है। और ये तो बहुत बार पुलिस वाले भी बोलते हैं, जिनका पाला पड़ा हो ना, एडवोकेट भी बोलता है आपस में ही कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वही बहुत बढ़िया तरीका है, रिलेशन भी बना रहेगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ भी एक ही इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने का जो आपका रेजोल्यूशन प्लान है ना, आप ही बना लो भैया। क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जो छोटी एंटरप्राइजेज है, जिनका टर्नओवर कम होता है, जिनका इन्वेस्टमेंट कम होता है, जो छोटी है, उन एंटरप्राइजेज के लिए जो कंपनी के फॉर्म में है, कॉर्पोरेट के फॉर्म में है, उनके लिए हम ये प्रोविजन लेके आए हैं कि आप प्री पैकेज फॉर्म में जाके भी अपनी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व कर सकते हो। और वो हमें लगता है कि वो सीआईआरपी से ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सीआईआरपी इतना सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा हमें लगा। तो 4 अप्रैल 2021 को हम क्या कंसेप्ट लेके आए, एक प्री पैक करके प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लेके आए। और प्री पैक का जो मतलब मैंने यहाँ पे बताया वो जनरल वर्ड है, तो जनरल मीनिंग है, इसलिए ये डेफिनेशन लो में कहीं भी दी हुई नहीं है, व्हाट डू मीन बाय द प्री पैक। लेकिन नेम से इंडिकेट करता है, क्योंकि ये देना भी नहीं चाहिए था ना। अपन भी बोलते ना प्री पैकेज आटा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो प्री पैकेज फॉर्म में आप बहुत सारे मटेरियल मार्केट से लेके आते हो, मतलब ये कि उनका क्वांटिटी पहले से फिक्स्ड है, ऑलरेडी पैक है। क्या कह रहे हो, बात समझ में आ रही बेटा? बहुत बड़ा दुकानदार नहीं बोला भैया ये हाफ लीटर में नहीं मिलेगा, ऐसा पैक है, या तो ये हाफ मतलब ये क्या मिलेगा, 1 लीटर मिलेगा, 2 लीटर मिलेगा, इतना मिलेगा, पावर नहीं मिलता। जैसे मिल्क है तो मिल्क पावर नहीं मिलेगा, आधा लीटर नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा लीटर का प्री पैक है, खुलने में हम देते नहीं है। प्री पैक
ठीक है, और जब रिक्वायर्ड होगा तब इसका मतलब और बताऊंगा मैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, सर हम तो सेक्शन 54A से लेके सेक्शन 54P पढ़ने वाले थे, लेकिन बेटा कहानी तो सेक्शन 4 से ही आएगी ना, क्योंकि सेक्शन 4 ही तो बताएगा सब कुछ, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट कॉर्पोरेट है। तो कॉर्पोरेट के लिए एप्लीकेबिलिटी तो सेक्शन 4 से आती है, तो इस वाले सेक्शन 4 में अमेंडमेंट हो गया। तो पहली बात तो सेक्शन 4 में अब तक क्या दिया हुआ तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये तो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये अमेंडमेंट ये तो आपको ऑलरेडी आता है। क्या आता है ऑलरेडी, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका आपको कि सेक्शन 4 क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो पार्ट 3 के जो प्रोविजंस है, सीआरपी की जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे यदि मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट आपका क्या है 1 लाख रुपीज, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इस अमाउंट को 1 करोड़ कर सकती है। और मैंने नोटिफिकेशन बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का नोटिफिकेशन लेके आ गई, वो तो हमने सीआरपी के लिए ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर 4 अप्रैल 2021 को एक अमेंडमेंट आया सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में। क्या आया कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification minimum amount of default of the higher values but not more than rupees 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं। मतलब डिफॉल्ट कितना होगा, कितना भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम डिफॉल्ट कितना होना चाहिए 1 करोड़ होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मिनिमम डिफॉल्ट 5 करोड़ का, मिनिमम डिफॉल्ट 10 करोड़ का, मिनिमम डिफॉल्ट 100 करोड़ का, ऐसा नहीं कर सकते। आप कितना भी करो, लेकिन मिनिमम डिफॉल्ट का जो अमाउंट मेंशन करोगे कम से कम 1 करोड़ तो मेंशन करोगे। आप चाहो तो 5 लाख कर सकते हो, 10 लाख कर सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन रुपीज 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट का अमाउंट मेंशन नहीं करोगे। तो कितना भी डिफॉल्ट आप मेंशन कर देना, मिनिमम की बात कर रहा हूं। कौन सी बात कर रहा हूं, जो मिनिमम डिफॉल्ट का जो क्राइटेरिया आप जो मेंशन करोगे, मिनिमम डिफॉल्ट का जो क्राइटेरिया जो ऑलरेडी वो तो है ही हमारा, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आया, वो तो था। ये किसके लिए था बेटा, सीआरपी के लिए। तो सीआरपी के लिए तो चल ही रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, किनके लिए, फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू PPIRP ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। और उसके लिए कौन सा नया चैप्टर बनाया, चैप्टर नंबर 3A पार्ट 2E। पार्ट 2E कॉर्पोरेट डेटा के लिए पार्ट 2E। तो पार्ट 2 के अंदर ये प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया, चैप्टर नंबर 3A ऑफ द IBC 2016। तो PPIRP के मेथड्स के लिए, PPIRP के मेथड्स के लिए मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट कितना भी मेंशन किया जा सकता है, लेकिन वो मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज्यादा की आपको मेंशन नहीं करनी। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आ सकती है। ये पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया PPIRP के लिए। समझ में आ गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पावर मिला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला 4 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, नोटिफिकेशन लेके आ गई, और उन्होंने मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट कितना मेंशन किया, 10 लाख रुपीज। तो PPIRP के लिए कितना लिमिट है, मिनिमम डिफॉल्ट 10 लाख रुपीज, और CIRP के लिए कितना लिमिटेड, दैट इज 1 करोड़ रुपीज। अब बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो मैं उनके आंसर देता जाता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहला पॉइंट, यदि मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट, यदि मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट, पहला केस, यदि मिनिमम डिफॉल्ट परसेंटली जो नोटिफिकेशन है, आपको याद हो गया कि परसेंटली नोटिफिकेशन CIRP के लिए 1 करोड़ की है और PPIRP के लिए 10 लाख रुपीज की। तो मेरी बात का आंसर देना ऊपर का माला अप्लाई करके, यदि 8 तो प्रोवाइडेड दैट ना, ठीक मजाक करता है तो कम बैक। तो यदि मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट, यदि आपका मिनिमम नहीं डिफॉल्ट का अमाउंट, क्योंकि मिनिमम तो लो बोलता है, रियल में तो डिफॉल्ट होगी ना, मिनिमम थोड़ी होगी। वाई मिनिमम डिफॉल्ट, तो फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट डेटर है, उसका डिफॉल्ट का पहला केस कितना हुआ बेटा, 20 लाख रुपीज। कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, ओनली PPIRP, ओनली PPIRP। कोई कंफ्यूजन है किसी को, यदि कॉर्पोरेट डेटर है, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के लिए तो कंसेप्ट ही नहीं है। पार्ट 2 की बात अपन कर रहे हैं, तो बार बार मैं बारी में बोलता जा रहा हूँ। ये PPIRP का जो कंसेप्ट बनाया है, कॉर्पोरेट डेटर के लिए बनाया गया है, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रोविजंस नहीं है। तो कॉर्पोरेट डेटर का यदि डिफॉल्ट आपको समझ में आता ही है,
कितना है बेटा? 5 लाख रुपया, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। ना पीपीआईआरपी अप्लाई कर सकते हो, ना सीआईआरपी अप्लाई कर सकते हो। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? पॉइंट नंबर 3, यदि कॉर्पोरेट डेटर ने यदि डिफॉल्ट किया 2 करोड़ रुपीज, ओनली सीआईआरपी या बोथ? सीआईआरपी तो आपको समझ में आ गया सर, सीआईआरपी तो होगा ही होगा, एज वेल एज पीपीआईआरपी। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसी के लिए मैं बता रहा था, क्योंकि मुझे पता है जब मैं पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है और उसका गलत इंटरप्रिटेशन किस वजह से आता है मैं भी वो बताता हूं। वो गलत इंटरप्रिटेशन का जो रीजन है वो ये लाइन है। आप समझे नहीं बेटा, हमने कैसे पढ़ा? पूरी लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्या है ये, पूरा ध्यान से पढ़ो वापस से। ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसको ध्यान से पढ़ो। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, लो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला बाय नोटिफिकेशन तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी नोटिफिकेशन लेके आ जाओ जिसमें मिनिमम डिफॉल्ट आप कितना भी मेंशन कर दो, लेकिन वो मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यदि डिफॉल्ट 1 करोड़ का हुआ तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ये तो मिनिमम डिफॉल्ट स्पेसिफाई करने के लिए क्राइटेरिया किया गया है कि जो मिनिमम डिफॉल्ट का जो आप नोटिफिकेशन लेके आओगे वो 2 करोड़ का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम छोटों के लिए लेके आ रहे हैं मेनली। तो चाहे डिफॉल्ट का अमाउंट आपका 1 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो, 50 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपीआईआरपी एप्लीकेबल होगा। और यदि डिफॉल्ट का अमाउंट यदि 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो आपका सीआरपी एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉल्ट का अमाउंट यदि 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है तो नाउ कॉर्पोरेट डेटर हैविंग द ऑप्शन। अब कॉर्पोरेट डेटर के बाद ऑप्शन हो गया बेटा, क्या ऑप्शन हो गया? अब उनकी मर्जी है कि वो चाहे तो सीआरपी के प्रोविजंस अप्लाई करें और वो चाहे तो पीपीआईआरपी के प्रोविजंस अप्लाई करें। लेकिन यदि वो पीपीआईआरपी अप्लाई करते हैं तो उनको पहले पूरा का पूरा सेक्शन 54A से लेके सेक्शन 54P पूरा देखना पड़ेगा। ये किन के लिए बना हुआ है? क्या सारे कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए बना हुआ है? ये सब पढ़ना पड़ेगा हमें, सेक्शन 54A से लेके सेक्शन 54P के अंदर। लेकिन एक बार आपके माइंड में बिल्कुल 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 क्लियर हो गया है, मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख रुपए, इसका मतलब हुआ 10 लाख हो या 2 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपीआईआरपी के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। एक गलत इंटरप्रिटेशन आ जाता है, वो मैंने क्लियर कर दिया कि यदि मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट यदि 1 करोड़ से ज्यादा है तो भी पीपीआईआरपी अप्लाई होगा। ये जो नोटिफिकेशन दिया हुआ था विच सेल नॉट बी मोर देन ₹1 करोड़, वो किसके लिए था? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट को मेंशन करने के लिए था कि आप मिनिमम डिफॉल्ट कितनी भी वैल्यू का रख सकते हो, लेकिन मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज्यादा का मेंशन मत करना। लेकिन एक बार आपने बोला कि मिनिमम डिफॉल्ट मेरा 10 लाख हो, तो जब मैंने 10 लाख बोल दिया तो 10 लाख का मतलब आयर पूरा ही कवर करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया हमें, ठीक है। तो अब हमें एक ही बात याद रखनी है कि पीपीआईआरपी हम पढ़ रहे हैं और पीपीआईआरपी के लिए जो मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट कॉर्पोरेटर का कितना होना चाहिए? 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए से ज़्यादा। आयर कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, आयर कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब डिफॉल्ट चाहे 50 लाख का हो या 2 करोड़ का हो, दोनों के लिए ही पीपीआईआरपी के प्रोविजंस अप्लाई हो सकते हैं यदि आप अप्लाई करना चाहो तो। आगे बढ़े, वेरी गुड। तो आगे हम बात करते हैं, यस ये कहानी कैसे होगी? ये ऐसे मूवी की तरह होगा कि हम चलेंगे और चलते चलते हम फ्लैशबैक में जाएंगे, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट पीपीआईआरपी में प्री पैकेज होता है, मतलब सब कुछ रेडी होता है। तो ऐसा मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन देते हो, जैसे आपने सीआरपी पढ़ा होगा, तो सीआरपी में फ्लैशबैक में कभी नहीं जाना पड़ता, सिर्फ आगे बढ़ते रहो। और कहानी कहां से स्टार्ट होती है? एप्लीकेशन से। तो यहां भी मैं कहानी एप्लीकेशन से स्टार्ट करूंगा, लेकिन एप्लीकेशन देने के जस्ट बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैशबैक में बहुत कुछ हो चुका होगा। थोड़ा सा मजेदार है, तो देखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके फ्लैशबैक में भी जाएंगे। प्रोसीजर फॉर मेकिंग द एप्लीकेशंस, यस जैसे हमने वहां पे भी पढ़ा था, मे बी फाइनेंशियल क्रेडिटर, मे बी ऑपरेशनल क्रेडिटर, मे बी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड,
यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं दे सकते, पहला डिफरेंस। मैं यहाँ पे आपको पीपीआईआरपी तो समझाऊंगा ही, सेक्शन 54A से लेके सेक्शन 54P के सारे प्रोविजन तो बताऊंगा ही, बताने के साथ सीआईआरपी के साथ कैसे डिफरेंशिएट है वो भी हम देखते रहेंगे, क्योंकि सीआईआरपी तो हमें टिप्स पे याद है। तो हम दोनों काम करेंगे, डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे और डिफरेंसेस के साथ हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन पर्पज है 54A से लेके 54P। तो पहले हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, कॉर्पोरेट डेटा। लेकिन मैंने पहले ही बोला था ना बेटा, ये सारे कॉर्पोरेट डेटा के लिए पॉइंट नहीं आया है, ये ओनली उन्हीं कॉर्पोरेट के लिए आया है जो MSME है। नाम सुना है कभी किसी ने, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। आई रिपीट, MSME। ये शायद तुम लोगों के SBEC में आता होगा, एग्जीक्यूटिव के अंदर। कौन सी वाली एंटरप्राइजेस की बात की जा रही नहीं, लेकिन यदि वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यदि इंडिविजुअल फॉर्म में, तब यहाँ पे बात नहीं आएगी। कॉर्पोरेट होना बहुत जरूरी है, LLP के फॉर्म में हो, कंपनी के फॉर्म में हो, कॉर्पोरेट होना बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो माइक्रो होनी चाहिए। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर कोई कंपनी को, कोई LLP को माइक्रो कब बोलोगे, स्मॉल कब बोलोगे, मीडियम एंटरप्राइजेस कब बोलोगे। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये जो कंसेप्ट बना हुआ है कॉर्पोरेट के लिए बना हुआ है, पहला कंसेप्ट। दूसरी बात, वो कॉर्पोरेट क्या होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होना चाहिए, और मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट कितना होना चाहिए, पर सेक्शन 4 नोटिफिकेशन 10 लाख रुपीज का होना चाहिए। तो किसी भी एंटरप्राइजेस को, किसी भी कॉर्पोरेट को हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बोल सकते हैं। एज पर कहाँ मिलेगा बेटा, ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कहाँ मिलेगा बेटा, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2016 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आपको दिया हुआ है कि 1 नहीं, 1.5 नहीं, 2.25 नहीं, 2 रिक्वायरमेंट। कितनी रिक्वायरमेंट, ट्विन कंडीशंस, डबल कंडीशंस है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी तभी वो एंटरप्राइजेज माइक्रो मानी जाएगी, या स्मॉल मानी जाएगी, या मीडियम एंटरप्राइजेज मानी जाएगी। तो पहला हम देखते हैं कि किसी भी एंटरप्राइजेज को आप माइक्रो एंटरप्राइजेज का बोल सकते हो। मैंने बोला 1 नहीं, 1.5 नहीं, 2.25 नहीं, दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये हुई कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में या इक्विपमेंट में 1 करोड़ तक होना चाहिए। किसमें बेटा, प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट। तो प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो कितना अमाउंट होना चाहिए, 1 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। एंड एनुअल टर्नओवर, दोनों बातें ट्विन है बेटा, क्योंकि किसी के दिमाग में आ सकता है सर ओनली प्लांट एंड मशीनरी, ना, ट्विन दोनों 1 नहीं, 1.5 नहीं, 2.25 नहीं, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ हो, और आपका जो पूरे साल का जो टर्नओवर है, एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो भी 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दो बेटा, इतना टेबल में आपको याद कराने वाला नहीं हूं। आपको सिंपल क्या याद रखना है, 1 करोड़ याद कर लो, पूरा टेबल में आपको याद करा दूंगा। आपको उससे भी याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का जो भी अमाउंट आएगा और जो आपका एनुअल टर्नओवर के अंदर अमाउंट है वो क्या इंटू 5 कर दो, बस दैट्स इट। मैं याद भी कराऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे कि कम वर्ड याद करके आपको ये याद हो जाए, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अब तो भूलने दूंगा ही नहीं, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट दिस पीपीआईआरपी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर MSME। तो MSME का डेफिनेशन तो माइंड में सेट करना पड़ेगा, चाहे रात की 2 बजे हो, चाहे रात की 3 बजे हो, मैं भूलने दूंगा नहीं, और तुम भूलोगे भी नहीं। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए, एज वेल एज एनुअल टर्नओवर भी आपका 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एंटरप्राइजेस को आप बोलोगे माइक्रो, स्मॉल से भी और छोटी। अब माइक्रो याद हो गया, माइक्रो किसको बोलते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल से भी और छोटी, मतलब जहां प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो, और बोला या नहीं बोला मैंने, और एनुअल टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो।
अब जब माइक्रो एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन आपको याद हो गया, तो माइक्रो से जब आप स्मॉल में जंप करोगे तो आप इंटू 10 कर दो। क्या कर दो बेटा? इंटू 10। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो और एनुअल टर्नओवर 5 इंटू 10 कर लिया तो कितना है बेटा? 50। या ऐसे ही बोल सकते हो 10 इंटू 5, क्योंकि आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी और एनुअल टर्नओवर के अंदर जो रेशो है 1:5 है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। सर एक फिगर याद कर लेंगे, पूरा टेबल अपने आप बन जाएगा। तो किसी भी एंटरप्राइजेस को आप स्मॉल एंटरप्राइजेस बोल सकते हो। ये आपका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो और एनुअल टर्नओवर आपका 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो। स्मॉल से कुछ ज़्यादा, मीडियम। तो जब स्मॉल से मीडियम में जंप करोगे तो आपको इंटू 5 करना पड़ेगा, ये याद रखना है। माइक्रो से स्मॉल, बोलो हेलो एवरीवन। माइक्रो से स्मॉल इंटू 10, माइक्रो से स्मॉल इंटू 10 और स्मॉल से मीडियम इंटू 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल में आपने याद किया था बेटा 10 करोड़ इंटू 5 किया तो क्या है? 50 करोड़। तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो और एनुअल टर्नओवर 50 इंटू 5 कर लो या 50 इंटू 5 कर लो, एक ही बात है, दोनों में 5 का रेशो चलेगा। तो कोई भी एंटरप्राइजेस को आप मीडियम एंटरप्राइजेस बोल सकते हो यदि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो, एज वेल एज एनुअल टर्नओवर भी आपका 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं। To evidence that the corporate is an MSME, the application shall attach either a copy of the latest and update उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे लिए कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए ही ये कंसेप्ट बनाया गया है। कौन सा कंसेप्ट बनाया गया है? PPI RP का। और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है। माइक्रो एंटरप्राइज की लिमिट अलग है, स्मॉल की एंटरप्राइज की अलग है और मीडियम की अलग है। और दोनों के लिए ट्विन कंडीशन है। ट्विन मतलब दो रिक्वायरमेंट है, दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, दोनों के बीच में एंड आ रहा है और नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। चलो आगे कंटिन्यू करें बेटा। क्लियर? चलो चलते आज की तारीख में। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एप्लीकेशन कौन देगा। एप्लीकेशन 3 लोग थे CIRP के अंदर जो हमने बात की थी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर भी और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी, वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया बेटा। यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं देगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं देगा क्योंकि खुद जाके बने बनाए सॉल्यूशन के साथ जाओ। PPI RP कंसेप्ट क्या भैया? कंपनी आपकी, बोलो कंपनी आपकी, धंधा आपका, प्रॉब्लम आपका, तो बना बनाया सॉल्यूशन आप बता दो। नहीं फिर हमारी मर्जी होगी कि उस सॉल्यूशन को हम एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आप जाओगे विथ सॉल्यूशन, विथ प्लान, रेजोल्यूशन प्लान के साथ जाऊंगे, जिसको हम बोलते हैं BRP, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान। तो ठीक है, कौन एप्लीकेशन देगा बेटा? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कैन मेक द एप्लीकेशन। नो 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 नो, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर इज नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन कब? जब सेक्शन 54A की सारी कंडीशन वो फुलफिल करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। सेक्शन 54C सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है कौन एप्लीकेशन देगा, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें। कौन एप्लीकेशन दे रहा है बेटा? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। किसको एप्लीकेशन देगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? NCLT। क्या करने के लिए? PPI RP को इनिशिएट करने के लिए, इन द स्पेसिफाइड फॉर्म, इन द स्पेसिफाइड फीस और इन द स्पेसिफाइड मैनर। किसको एप्लीकेशन दी? NCLT को एप्लीकेशन दे दी। ये जो आप NCLT को जो एप्लीकेशन दोगे, दिस एप्लीकेशन विल बी गिवन अलोंग विथ, ये जो अलोंग विथ दिया हुआ है ये फॉर ए टाइम बिंग आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, सब रीड करना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पुरानी प्रिपरेशन को बताता है और मैं अभी तक तो बैक में गया ही नहीं। कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपको जा रहे हो, बोले बर्बाद हो गया रे, तो बर्बाद हो गया तो कैसे पता चलेगा? आपको याद भी आ रहा होगा, थोड़ा दिमाग में जोड़ दो बेटा। CIRP पढ़ चुके हो, 0 लेवल पे नहीं हो, तो अपने पेपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जाऊंगे। रे बर्बाद हो गया रे, तो मेरा अकाउंट से कम है, मतलब मेरी रिसिप्ट भी बहुत कम है, मेरा पेमेंट ज़्यादा है, वो बताना पड़ेगा। आप बोल रहे हो आपने डिफॉल्ट कर दिया, आप इंसॉल्वेंट हो, तो आपका जो बुक्स अकाउंट्स है, जो भी आपके रिकॉर्ड है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, वो तो नॉर्मल है। लेकिन कुछ होमवर्क, मतलब
मतलब ये कि मैंने आपको पहले ही बोला है प्री पैकेज सब कुछ। तो प्री पैकेज का मतलब आपने कुछ बना लिया होगा, और जब कुछ बनाया होगा तो इसका मतलब जो काम आप बाद में करते थे ना, वो सारे काम आप पहले कर चुके हो। मतलब ये हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग बुला ली होगी, मेंबर्स ने अप्रूवल ले ली होगी, सब पहले कर लिया आपको ध्यान आ रहा होगा। जब आप सीआरपी में जाते हो, आप एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, आप उठ के एप्लीकेशन दे देते हो डायरेक्टली, फिर उसके बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बाद में बनती है। याद आया कि नहीं आया? मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग बाद में होती है भैया, पहले नहीं होती है। और वो एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर ही आईआरपी अपॉइंट करता है। याद आया? आईआरपी अपॉइंट करता है मतलब आरपी प्रपोज करता है। यहां पे नहीं होगा ऐसा, यहां पे सब कुछ साथ में लेके चलेंगे। मतलब एप्लीकेशन आज आप दे रहे हो, तो एप्लीकेशन जब आपने आज दी तो सीआईआरपी में पहले कुछ नहीं होता, सब बाद में होता है। पीपीआईआरपी में जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो ना, उस एप्लीकेशन देने से पहले आप बहुत कुछ कर चुके हो। तो हमें फ्लैशबैक पे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये वाला पार्ट एक बार कंप्लीट कर दूं कि एप्लीकेशन के साथ आपने क्या क्या किया था। तो ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ये अपने आप समझ में आएगा जब हम फ्लैशबैक में जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन देने से पहले ही क्या बेटा, एप्लीकेशन जब आप देते हो ना एजुकेटिंग अथॉरिटी, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देने से पहले ही जो डिक्लेरेशन देनी होती है वो आप डिक्लेरेशन दे देते हो। जो भी मतलब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को जो डिक्लेरेशन देनी होती है, मेंबर की जो अप्रूवल लेनी पड़ती है एसआर के थ्रू, या नॉर्मल रेजोल्यूशन जो पास करना पड़ता है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट यदि वो कॉर्पोरेट डेटर यदि एलएलपी हुआ तो एसआर वर्ड यूज नहीं किया जाता, वहाँ पे 3/4 अप्रूवल लेना पड़ता है। एंड अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी। पहला पॉइंट ही आपको हजम नहीं हो रहा होगा। मतलब अभी अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन देने से पहले बहुत कुछ हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, एसआर पास हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, और फाइनेंशियल क्रेडिटर भी आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप एनसीएलटी में जाने से पहले ही फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग, मतलब पूरी प्लानिंग करके जा रहे हो भैया। हम सब देख चुके हैं प्राइम ऑफिस। अब समझ में आया कि नहीं आया? हम चाह रहे हैं कि आपस में ही कर लो यार, सब मिलके कर लो पहले, क्योंकि सब मिलके करते हैं तो काम ज्यादा फास्ट होता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो डिसीजन कोई थर्ड पर्सन देता है या जो डिसीजन साथ में मिलके करते हैं, मतलब आप 15 लोगों का ग्रुप और 15 ने आपस में साथ में मिलके बोला कि कहाँ घूमने जाना है, बन जाएगा। लेकिन यदि एक बंदा प्रपोज करे और बाकी से पूछे तो बाकी बोलते ये तो नहीं, तूने बोला ना, अब तो नहीं। तो थोड़ा सा हम जो पीपीआईआरपी वाला जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके लेके आ रहे हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, उसका इंटेंशन ये है कि यस थोड़ा सा इनफॉर्मल। अब तुम वर्ड यूज कर रहे होंगे सर बार बार, इनफॉर्मल वर्ड यूज क्यों कर रहे हो बेटा? एनसीएलटी के जाने से पहले ही, एनसीएलटी में आने से पहले ही आपने सब कुछ कर लिया। मतलब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दे दी, मेंबर्स की अप्रूवल ले ली, और फाइनेंशियल क्रेडिटर की भी कंसर्न ले ली कि भैया हम जा रहे हैं पीपीआईआरपी के लिए। मतलब सबको साथ में लेके चल रहे हो, सबको, मेंबर को भी, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को भी। ये मैं आगे बताऊंगा कि कितना फाइनेंशियल क्रेडिटर का अप्रूवल चाहिए, ये सब आगे आएगा। रुक जाओ, फ्लैशबैक में जाएंगे अपन। अभी फिलहाल ये कि यस बैकअप हो गया, सब कुछ हो गया, पुराना काम हो गया, सब कुछ सही है, ठीक है ना। तो वो एप्लीकेशन आपने दे दी अलॉन्ग विद सेकेंड। जब आप एप्लीकेशन दोगे, किसको एप्लीकेशन दोगे बेटा? एजुकेटिंग अथॉरिटी को पीपीआईआरपी स्टार्ट करने के लिए जो आप एप्लीकेशन दोगे, वही स्टाइल आपको आईपी का नेम प्रपोज करना पड़ेगा, लेकिन स्टाइल थोड़ा सा अलग है। आपको याद आ रहा होगा कि एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर आईपी का नेम प्रपोज कर देता है, एक इंडिविजुअल ऑपरेशनल क्रेडिटर आईपी का नेम प्रपोज कर देता है, एक इंडिविजुअल कॉर्पोरेट डेटर आईपी के नेम को प्रपोज कर देता है, बाद में जाके इन्वॉल्व किया जाता है। कैसे? वो आपको आ रहा होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी में पढ़ लेना, सीआरपी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जब एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं कि हमने ये आईपी का नेम प्रपोज किया, ये आपको अपॉइंट करना है, उससे पहले ही हम फाइनेंशियल क्रेडिटर को इन्वॉल्व कर चुके हैं बेटा। पढ़ो, द नेम एंड द रिटर्न कंसेंट, मतलब
जो आईपी है उसका प्रपोज नेम और उसकी अप्रूवल तो हमने ले ली है, टू बी अपॉइंट एज आरपी एज अप्रूव्ड, वो किसी ने अप्रूव कर दिया है। सर किसने अप्रूव कर दिया है? पैसा किसका अटका हुआ है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो उन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की पहले अप्रूवल हो जाती है, सारे काम पहले हो चुके होते हैं बेटा। अब शायद आपको लग रहा होगा सर ये थोड़ा स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीआईआरपी बंद हो गया। अब आपको डिसाइड करना है। देखो यदि आपका डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख रुपीज़ से बेटा, यदि डिफॉल्ट का अमाउंट यदि 10 लाख रुपीज़ से 1 करोड़ है तब तो आपका एक ही ऑप्शन है पीपीआईआरपी। लेकिन यदि डिफॉल्ट का अमाउंट यदि 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके दोनों ऑप्शन से आप चाहो तो पीपीआईआरपी भी ऑप्ट कर सकते हो, आप चाहो तो सीआरपी भी ऑप्ट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपकी बाद में लड़ाई होगी, वो लड़ाई बाद में करेंगे। चाहे पीपीआईआरपी जाने के बाद मैं सीआईआरपी में आना चाहूँ तो, सीआईआरपी में जाने के बाद पीपीआईआरपी में जाना चाहूँ तो, ये लड़ाई बाद में करेंगे। जब पूरा हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी बताऊंगा मैं कि पहले मैं पीआईआरपी में चला गया, अब मेरा मन परिवर्तन हो गया, अब मैं सीआईआरपी में जाना चाहता हूँ। बेटा आज फर्स्ट डे, अभी ऐसी बेकी बेकी बातें ना करो, पहले एक बार पूरा पढ़ तो लेने दो कि पीपीआईआरपी में होता क्या क्या है। तो ठीक है, तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत मजा आने वाला है। अभी थोड़ा सा क्लियरिटी कम हो रहा है, लेकिन यस मैं क्लियर करने का डायरेक्शन दे रहा हूँ कि इसमें बहुत झोल है, और वो झोल आपका तभी क्लियर होगा जब फ्लैश बैक में जाएंगे। फ्लैश बैक मतलब बैक में एप्लीकेशन के पहले क्या क्या हुआ, तो ये समझ में आ गया कि एप्लीकेशन के पहले बहुत कुछ हुआ। ए और बी ने बता दिया कि डिक्लेरेशन भी आई, एसआर का अप्रूवल भी, मतलब एसआर मेंबर्स का अप्रूवल भी आया, या नॉर्मल रेजोल्यूशन भी आया पार्टनर के केस में, और फाइनेंशियल क्रेडिटर का अप्रूवल टू इनिशिएट पीपीआईआरपी। फाइनेंशियल क्रेडिटर का अप्रूवल भी लेना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ आईपी आल्सो। एक तो आईपी के नेम को प्रपोज करना पड़ता है और आईपी के नेम को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अपनी अप्रूवल भी देते हैं। वो कितना अप्रूवल होगा, वो कितना होगा, वो सब आगे बात करेंगे, एज वेल एज रिपोर्ट। थर्ड, मतलब आईपी अपनी रिपोर्ट भी दे देता है इंडिविजुअल की तरह। इंडिविजुअल में भी आईपी पहले आ जाता है, हाँ इंडिविजुअल में भी आईपी पहले आ जाता है। यस आईपी आ जाता है ना, आईपी भी तो एप्लीकेशन दे सकता है इंडिविजुअल के अंदर, लेकिन फिर भी बहुत अलग है, उसमें भी प्लान तो बाद में ही बनता है, यहाँ तो प्लान बना हुआ है, अभी आएगा वो भी आएगा। तो दो चीजें आ गई बेटा। थर्ड, गंदी बात नहीं की है, नो गंदी बात। मैंने की गंदी बात, वो वाली बात ना कहा। सर गंदी बातें होती है, सीआईआरपी पढ़ चुके हो बेटा, 4 गंदी बातें पढ़ाई थी मैंने, एक नहीं 4 सेक्शन 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, सेक्शन 43 से लेके सेक्शन 51 में हमने बात की थी कौन कौन से बेटा? फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, याद आई बेटा, जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको क्या देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन। तो ये डिक्लेरेशन दिया जाएगा कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस की गई है या नहीं की गई है बाय द कॉर्पोरेट डेटर, तो उसके बारे में पूरा बताऊंगी कि अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में, कि ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, कॉमन पॉइंट, ये दोनों में ही आता है कि आप इंसॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो इंसॉल्वेंट हो कैसे मान लिया जाएगा, तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड। तो कितने पॉइंट हो गए बेटा? 4। तो इन 4 पॉइंट के साथ आप एप्लीकेशन दोगे किसको? एजुकेटिंग अथॉरिटी को। फ्लैशबैक में जाना है, लेकिन थोड़ा सा रुकने के बाद, तो एक बार ये खत्म कर देते हैं। इसके बाद की जो कहानी बिल्कुल कॉमन है, बहुत ईजी है। आप एप्लीकेशन लेके चले गए पीपीआईआरपी स्टार्ट करने के लिए, स्पेसिफाइड फॉर्म, स्पेसिफाइड फीस, स्पेसिफाइड मैनर, एनसीएलटी को आपको पता है एनसीएलटी चैप्टर नंबर 3 है, वो चैप्टर नंबर 3 था, लेकिन एक इसका पार्ट 2 का पार्ट, तो पार्ट 2 का स्टाइल तो सेम ही रहेगा। एनसीएलटी विद इन ए पीरियड ऑफ, एक ही बच्चे की आवाज़ आई, बाकी की कहाँ आवाज़ आई? 14 डेज। तो इसके बाद का जो प्रोसीजर है सेम है। तो मैंने थोड़ा इजी बताया, मैंने बताया डिफ्रेंशिएट कहाँ पे है। तो एनसीएलटी विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज क्या करेगा बेटा? क्या करेगा? यदि एप्लीकेशन कंप्लीट है, यदि एप्लीकेशन कंप्लीट है तो क्या करेगा बेटा? एजुकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। देन पीपीआईआरपी स्टार्ट हो गया, पीपीआईआरटी आईपी कमेंस हो गया, कमेंस। और यदि एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई, यदि एप्लीकेशन यदि इनकम्प्लीट हुई तो क्या होगा बेटा?
यदि एप्लीकेशन यदि इनकम्प्लीट है तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन बिल्कुल सही माइंड में आ रहा है, बिल्कुल सही माइंड में आ रहा है, इसका मतलब आपको सीआरपी याद है। यदि एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले एक मौका दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। याद आया कि नहीं आया? यदि एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो आप एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले ऑन द ग्राउंड की एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, कौन? एजुकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी एक नोटिस देगी एप्लीकेंट को विद इन ए पीरियड 7 डेज, क्या? टू रेक्टिफाई, 7 दिनों के अंदर आप रेक्टिफाई कर दो। और यदि रेक्टिफाई कर दी तो एनसीएलटी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी, और यदि 7 दिनों के अंदर यदि आपने रेक्टिफाई नहीं किया तो एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। और यदि 7 दिनों के अंदर रेक्टिफाई हुआ तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, या डायरेक्टली एजुकेटिंग अथॉरिटी ने जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी दोनों ही केसेस के अंदर, या एप्लीकेशन रिजेक्ट की हो, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी का जो भी ऑर्डर आएगा दैट ऑर्डर विल बी कम्युनिकेटेड टू द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। समझ में आ गई बात? नोट नंबर 1, PPRP will be commenced from the date of admission or application by the adjudicating authority। कोई डाउट यहाँ तक? बाकी जो कंसेप्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।